गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये आपका नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम तत्वों को उनके गुणों के आधार पर किस तरह से वर्गीकृत किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि तत्व जो हैं सिर्फ अकेले तत्व ही नहीं, मिश्रण और यौगिक के रूप में भी पाए जाते हैं। परंतु जब तत्व ऐसे पदार्थ हैं जब एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर जो बनते हैं उन्हें हम तत्व कहते हैं। जैसे सोडियम, सोना, मैग्नीशियम, आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी तत्व हैं। अभी तक 118 तत्व जो हैं वो ज्ञात हो चुके हैं, जिनमें से कुल 98 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। अब जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई, उनकी संख्या बढ़ती गई, तो वैज्ञानिकों को लगा कि उनको सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए और उनको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए उनका वर्गीकरण करना आवश्यक है। जैसे आपके स्कूल में भी सभी बच्चों को अलग अलग क्लासेस में डाला गया है, उनको रोल नंबर्स दिए गए हैं, इसी तरह से तत्वों को धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत किया गया और उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर उनको अलग अलग वर्गों में डाला गया। सबसे पहला वैज्ञानिक जिसने तत्वों का वर्गीकरण किया उसका नाम था डॉबराइनर। डॉबराइनर के त्रिक, उसने सबसे पहले 3-3 के जोड़े में तत्वों को अरेंज किया और उसने बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर उनको इस क्रम में लगाया। अब उसने जो है सिर्फ 3 ही त्रिक बनाए, जैसे कि देखिए यहाँ पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में से ही चित्र लिया हुआ है। अब उन्होंने इसको इनके रासायनिक गुणों के आधार पर तो अरेंज किया ही, साथ ही में उसने एक अन्य तरीके से भी इनको अरेंज किया। देखिए, सबसे पहले अगर हम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को लेते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे लिथियम का द्रव्यमान है 6.9, सोडियम का द्रव्यमान है 23 और पोटेशियम का द्रव्यमान है 39। अब अगर हम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के द्रव्यमान को यहाँ पर लिखें तो लिथियम के द्रव्यमान को लिथियम का द्रव्यमान है 6.9, सोडियम का कितना है 23 और पोटेशियम का है 39। अगर आप लिथियम और सोडियम के द्रव्यमान को ऐड करो, यानी कि 6.9 प्लस 39 कितना हो गया आपका 45.9, और इसकी एवरेज निकालो, यानी 2 आपने लिए हैं तो आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका आंसर आएगा 22.5। अब ये 22.5 जो है वो बीच में जो सोडियम का 23 है, अप्रॉक्सीमेटली 23 के बराबर है। तो डॉबराइनर के त्रिक में उसने यही तरीका अपनाया कि यदि आप इन 3 के जोड़े में पहले और तीसरे का अगर आप ऐड करोगे, पहले और तीसरे के द्रव्यमान को आप ऐड करके उसका एवरेज निकालोगे, उसकी औसत मान निकालोगे, तो उसका औसत मान बीच में पाए जाने वाले तत्व के द्रव्यमान के बराबर होगा। लेकिन ये सिर्फ उसके 3 ही त्रिक
पे लागू हो पाया। डॉबरडाइनर जो है वो आगे औरों को, उसने और तत्वों को इस आधार पर वर्गीकृत नहीं कर पाया, तो हम कहेंगे कि ये उसकी एक सीमा थी। सीमा यानी कि लिमिटेशन, वो वहीं पर ही उसकी एक रुकावट थी, या हम कह सकते हैं कि कमी थी कि डॉबरडाइनर जो है उस समय जो तत्व थे, जो उनमें से सिर्फ 3 त्रिक ही बना पाया, सभी तत्वों को वह इस तरीके से नहीं लगा पाया, त्रिक में नहीं लगा पाया, इसलिए ये पद्धति सफल नहीं हुई। लेकिन डॉबरडाइनर को हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि उसने पहली बार इस तरह से कुछ करने की कोशिश की। डॉबरडाइनर के बाद अगला वैज्ञानिक था न्यूलैंड, जिसने तत्वों को अष्टक के सिद्धांत के हिसाब से लगाया। यहाँ पर उसने भी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रम के आधार पर ही अरेंज किया। अब उसने क्या किया कि जो तत्व, अगर आप यहाँ पर डायग्राम में भी देखोगे तो तत्वों को अगर आप हाइड्रोजन से देखना शुरू करो, हाइड्रोजन से आप गिनना शुरू करोगे तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, ये आपका 8वां तत्व हो गया। हाइड्रोजन के बाद फ्लोरीन 8वां तत्व हो गया। अगर आप लिथियम से शुरू करते हो, लिथियम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो सोडियम जो है वो 8वां तत्व हो गया। तो न्यूलैंड के हिसाब से पहले तत्व से 8वें तत्व तक जाने पर 8वें तत्व और पहले तत्व के गुणधर्म एक जैसे थे, और ये म्यूजिक के सारे गामा पाधा निसा या इंग्लिश में भी जो नोट्स होते हैं वो 7 नोट्स जो होते हैं उनके उस पर था, तो उसने इनको अष्टक कहा। अब इसकी भी लेकिन कुछ सीमाएं थी। सिर्फ कैल्शियम तक ही उसका ये अष्टक का सिद्धांत सफल हो पाया, या हम कह सकते हैं हल्की धातुओं तक ही उसका ये सिद्धांत सफल हो पाया। आप यहाँ देखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का अरेंजमेंट बिल्कुल सही है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का अरेंजमेंट सही है, लेकिन यहाँ पर B और Al, यहाँ C और Si, सिर्फ यहाँ तक ही है। आप देखेंगे कि हाइड्रोजन, पहले कॉलम में देखिए हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे के सारे अधातु हैं, लेकिन कोबाल्ट और निकल ये धातुएं हैं। इसी तरह से अगर आप देखें लास्ट के में ग्रुप में देखें, लास्ट वाले कॉलम में भी देखें तो ऑक्सीजन और सल्फर अधातु हैं, लेकिन लोहा जो है वो एक धातु है। उससे साथ वाले कॉलम में अगर आप देखें नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु हैं, लेकिन मैंगनीज एक धातु है। तो इसका मतलब उसके अष्टक के सिद्धांत में भी कुछ त्रुटियां थी, कुछ कमियां थी, उसकी कुछ सीमाएं थी। जैसे कहा कि यह नियम सिर्फ कैल्शियम धातु तक ही लागू हो पाया। उसके अलावा नए तत्व गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। नए तत्व जैसे कि यहाँ पर जैसे बाद में नए तत्व जो जुड़ते गए वो अपने से ऊपर वाले तत्वों के गुणधर्मों से उनके गुणधर्म सेम नहीं थे। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, एक ही जगह पर 2 तत्व उसने डाले हुए हैं। आप क्या सोच सकते हैं कि एक ही रोल नंबर के 2 बच्चे हो सकते हैं कभी किसी क्लास में? सेम रोल नंबर नहीं हो सकता, इसलिए एक जगह पर एक ही तत्व हो सकता है, परंतु उसने एक स्थान पर कोबाल्ट और निकल को इकट्ठा कर दिया, एक स्थान पर उसने
लैंथेनियम और सीलियम को इकट्ठा कर दिया, तो उससे जो है हम कह सकते हैं कि यह भी उसके अष्टक सिद्धांत की एक सीमा थी। असमान तत्व, जैसे अभी हमने कहा कि यहाँ पर उसने अधातुओं के साथ नीचे धातु डाल दी, यहाँ पर भी उसने अधातुओं के साथ नीचे एक धातु डाल दी, तो ये उसकी सीमाएं थी। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कुछ सीमाएं थी। ठीक है बेटा, तो इसलिए न्यूलैंड और डॉबेनायर को हम इसलिए याद करते हैं, क्योंकि इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम इस तरह का कोई अटेम्प्ट किया था। उसके बाद लेकिन इनके सिद्धांतों को अपनाया नहीं गया। आगे आगे और अन्य वैज्ञानिक लगातार कोशिश करते रहे कि नए नए सिद्धांत जो हैं उनका इजाद किया, और उन सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया। थैंक यू।